Good morning, student. Now listen me. We summarize here all the chapter of Mendel's law of inheritance and chromosomal basis of inheritance. ये जो चैप्टर हमने स्कूल में चालू किया था वो करीबन 9 लेक्चर इसके ऊपर दिए गए, क्योंकि इसमें करीबन 18 टॉपिक है, 18 से 20 टॉपिक है, क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये भी एक टॉपिक आ जाता है। ये सब टॉपिक मैंने यहाँ पे कर दिया है। ये टोटल टॉपिक एक समरी करके मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह से ध्यान में रखना। अगर आपने इसकी तरफ कंसंट्रेट किया तो एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। वो फायदा ये कि आप अगर कोई भी वीडियो नहीं बराबर देख पाए तो ये पूरा समराइज आपको उस वीडियो की पूरी आइडिया दे देगा। और इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर मैं आज लोड करूंगा जिसमें सिर्फ इन्हीं टॉपिक के ऊपर ऑब्जेक्टिव रहेंगे और मैं वो पूछूंगा, पूछने के, और वो सिर्फ नीट स्टूडेंट के लिए रहेंगे, क्योंकि नीट स्टूडेंट का अब तक कोई भी लेक्चर नहीं लिया गया। एक्चुअली नीट का ही है ये, और जिसमें मैंने जो इंट्रैक्शन ऑफ जीन है ये नीट के हिसाब से लिया है। बोर्ड में इतने डिटेल में नहीं आएगा, और कहाँ पे बोर्ड में डिटेल में नहीं आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी पहले से हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम आपको अच्छी तरह से मालूम है, 2 क्रोमैटिड से बने वाला कंडेंस हुए वाला जेनेटिक मटेरियल जो सेल डिवीजन के दौरान दिखता है। ग्रेगर मेंडल के इसमें क्रोमोसोम मालूम ही नहीं था। यही कारण की वजह से उसने क्रोमोसोम को समझ में आए बगैर सिर्फ एक अंदाज के ऊपर, एक उसके प्रोबेबिलिटी आइडिया के ऊपर एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से क्रोमोसोम किस तरीका बिहेवियर करते हैं। क्योंकि बाद में ध्यान में आया किसको, बोरी और सुटन को, कि ये क्रोमोसोम किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि वो मेंडेल के फैक्टर के तरीका बिहेव कर रहे थे। पहले तो मेंडेल ने फैक्टर करके रखा, वही हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। पहले तो क्रोमोसोमल एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में ही 2 वर्ड आपको मिलते हैं, एक हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में माइन्यूट फर्क है, आपकी किताब ने किया नहीं है, डायरेक्ट और करके दिया है। आप भी मत करो, कौन से बोर्ड वाले स्टूडेंट जो पीसीएम वाले, उनको कोई जरूरत नहीं ज्यादा डिटेल में जाने, मगर नीट वाले इसमें थोड़ा फर्क कर सकते हैं। इनहेरिटेंस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, बिकॉज डिसिमिलैरिटीज obtained and not inherited because it is the mixture of union of 2 parents character, 2 वेगवेगळ्या पालकांच्या गुणधर्माचं मिक्सचर आहे, आलं का लक्षात? त्याच्यामुळे व्हेरिएशन येते, आणि हे व्हेरिएशन असो की सिमिलॅरिटी सारखेपणा असो, हा ट्रान्समिट होणे म्हणजे इनहेरिटन्स, आणि सारखेपणा फक्त जसा तसा पुढे जाणे म्हणजे हेरिडिटी। याच्यातला फरक मी केला तर खरी, आणि हा फरक तुम्ही जर समजा कोणीही अकोल्याच्या कोणत्याही टीचर पर्यंत केला तर त्याला तुम्ही अक्षरशः रडवायला लावत, पण तुम्हाला पहिले क्लिअर झाला पाहिजे, म्हणून मी तुम्हाला क्लिअर करून दिला की फरक काय। आणि हा खास करून नीटच्या विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवायचा, हा फरक लक्षात ठेवायचा नाही। कोण त्या पीसीएम वाले राहिला तर ठीक, नाही राहिला तर सोडून द्या। याच्यानंतर महत्वाचा भाग आपण रिझन ऑफ मेंडेल सक्सेस कडे वळू, कारण मेंडेलनं जवळपास 7 कॅरेक्टर दिले होते। मी ते पुन्हा रिपीट करत नाही, तुम्हाला चांगल्या प्रकारे 7 कॅरेक्टर पाठ झाले असतील। आता त्याच्या सक्सेसचे रिझन काय होते हे आपण आता थोडंसं घेऊ। 1, त्यानं पायसमचा टाइम यूज केला। 2, त्यानं 3 जनरेशन पर्यंत माहिती लिहून ठेवली। 4, त्यानं आपल्यासाठी मॅथमॅटिकल लॉज वापरले, जे काही ऑब्झर्वेशन केलं त्याच्यासाठी, आणि प्रोबॅबिलिटीचे लॉज वापरले, जे ऍक्च्युली खूप नवीन प्रकार होता। ठीक आहे, आणि मटेरियलचं वैशिष्ट्य ही विचारू शकतात, कारण काय या एक्सरसाइज सॉल्व्ह करताना तुम्हाला ही गोष्ट क्लिअर लक्षात येईल, मटेरियलचं वैशिष्ट्य काय आहे। ठीक आहे, तर मग रिझन मध्ये मेंडेल सक्सेसचा पहिला पॉइंट क्लिअर झाला। नंतर आहे जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी। याच्यात तुम्हाला कितीतरी टर्म्स येतात, त्या टर्मची जर तुम्हाला माहिती नाही
तर ग्रेगर जॉन मेंडेलचा चॅप्टर तुम्ही अंडरस्टूड नाही करू शकत. मग सर्वात पहिले टर्म कोणची येते, तर सर्वात पहिले कॅरेक्टर. फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म म्हणजे एखाद्याचे वैशिष्ट्य, किसी भी जीव का जो ऊपर का वैशिष्ट्य में स्पेशलिटी रहती है उसको हम बोलेंगे कैरेक्टर. अब कैरेक्टर में भी आगे हम जाते हैं, उसका नाम है ट्रेट. अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स विच गेट इनहेरिटेड आर कॉल्ड ट्रेट्स. माने तो उसके अल्टरनेटिव फॉर्म भी होना जरूरी है, जैसा टॉल है तो डॉर्फ है, और ये ट्रांसमिट भी होना जरूरी है, तब वो ट्रेट कहलाए जाएंगे. उसका अपोजिट कैरेक्टर हाजिर हो तब उसको हम ट्रेट बोलेंगे. इसके बाद फैक्टर. फैक्टर की इसमें हम सिंपल नाम लेंगे किसका, इसको हम जीन भी बोलते हैं आज के इसमें. फैक्टर मैंने अच्छी तरह से डेफिनेशन बताई थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्लियर बोला था, समथिंग इज प्रेजेंट, something is present in an individual which is responsible for the inheritance of character and passes through generation to generation is known as factor. कुछ तो भी ऐसा है जो जनरेशन टू जनरेशन जाते रहता है और अनुवांशिकता को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है. कुछ तो भी, बिकॉज ही डज नॉट नो, लेटर ऑन इट गेट डिस्कवर, इट इज अ जीन, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए. प्लीज गेट अंडरस्टूड, क्योंकि आगे का हमारा चैप्टर वही है जीन. ठीक है. अब अलेल क्या है और अलेलोमार्फ. अलेल या अलेलोमार्फ कोई भी एक आधे कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो अल्टरनेटिव दो कैरेक्टर रहते हैं, जैसे हाइट को कंट्रोल करने के लिए टॉल और डॉर्फ, ये अल्टरनेटिव पेयर, अल्टरनेटिव पूरक अल्टरनेटिव पेयर है. इनको कंट्रोल करने के लिए टॉल और डॉर्फ, ये एक पेयर है. अब वही हम एक कंडीशन बताएंगे, ये इसको एक्सप्रेस करने के लिए दो है, कभी कभी तीन रह सकते हैं. इसीलिए टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ और पेयर्स ऑफ फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड अलेल और अलेलोमॉर्फ. इसके बाद आते हैं डोमिनेंट. द फैक्टर विच इनहिबिटेड इट्स पार्टनर इज कॉल्ड डोमिनेंट. और डोमिनेंट अलेल की थोड़ी सी डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी. Dominant allele, the allele which express itself in F1 generation as well as in every generation by inhibiting its partner, then it is called allele. Factor सिर्फ अपने पार्टनर को दबाता है मगर अलेल पार्टनर को दबाता नहीं है, इसीलिए यहां पे आपको डेफिनेशन इंप्रूव करनी होगी. फैक्टर, द फैक्टर विच इनहिबिटेड इट्स पार्टनर इज कॉल्ड डोमिनेंट. अलेल which express itself out of the two, which express itself, दबाता नहीं, क्योंकि अलेल जोड़ी में नहीं रहता है, रहता है क्योंकि अलेल जोड़ी में लाएंगे आप तो फिर चार हाथ चार पैर होंगे. ये कंफ्यूजन प्लीज दूर करना. ठीक है. फैक्टर और अलेल, फैक्टर एक यूनिट है, अलेल उसकी दो जोड़ी का नाम है. दो भी रह सकती है, दो से ज्यादा भी रह सकती है, क्योंकि मल्टीपल अलेल में आपने देखा है कि स्किन के कलर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा कैरेक्टर रहते हैं. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. अब इंटरेस्टेड बात और एक बता देते हैं, कौन सा. फैक्टर के बाद अलेल क्लियर कर दिया. इसके बाद है डोमिनेंट, रिसेसिव. डोमिनेंट, द फैक्टर विच इनहिबिटेड इट्स पार्टनर, द फैक्टर विच इनहिबिटेड बाय इट्स पार्टनर, तो रिसेसिव. इसके बाद है जीनोटाइप. जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप. एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप. एंड उसके बाद है होमोजाइगस, द इंडिविजुअल विच possesses सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर और सिमिलर अलेल्स फॉर पर्टिकुलर, मगर अलेल आते नहीं यहाँ पे, पक्का ध्यान में रखना. फैक्टर बोलो वहां पे. ठीक है. The individual which possesses similar pair of factor for particular character is called homozygous. Heterozygous, उसके बिल्कुल डिसिमिलर पेयर, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है. होमोजाइगस को एक और भी बोलेंगे हम प्योर, क्योंकि इसको कितना भी सेल्फ करो उसमें कोई कैरेक्टर वाला आएगा नहीं. हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी में एक आएगा टॉप तो एक आएगा डॉर्फ नेक्स्ट जनरेशन में, मगर कैपिटल टी जहां पे है
दो टॉल वाले यूनिट जहां पे है वहां पे कंटिन्यू सिर्फ क्या हो रहा है, टॉल ही जाएगा, किसी भी हालत में डॉर्फ आएगा ही नहीं, है ही नहीं उसमें, तो आएगा कहां से, ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हेट्रोजाइगस बता दिया है, हाइब्रिड बोलेंगे उसको। और प्योर लाइन क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, एग्जैक्टली सिमिलर, दे डज नॉट हैव एनी कंटेमिनेशन, फॉर एग्जांपल ऑल द प्लांट्स आर टॉल टाइप, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं, हाइब्रिड नहीं, सभी के सभी प्योर टॉल वाले, माने तो कैसे कैपिटल टी वाले है, स्मॉल टी वाला एक भी यूनिट उनमें नहीं है, उसके पूरे इंडिविजुअल का जो ग्रुप है उसको नाम हमने दे दिया प्योर लाइन। क्या नाम दे दिया, प्योर लाइन। मोनोहाइब्रिड रेशियो, अब ये क्या है कंडीशन, अगर एक सिंगल कैरेक्टर कंसिडर करते हैं, सिंगल कैरेक्टर कंसिडर करके F2 F3 तक का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसको हमने मोनोहाइब्रिड रेशियो बोला। तो मोनोहाइब्रिड की डेफिनेशन, the cross in which single pair of character, a cross in which single pair of character taken into consideration is called monohybrid। रेशियो क्या है बेटा, मोनोहाइब्रिड अलग, मोनोहाइब्रिड रेशियो अलग। Monohybrid ratio, the single pair of character taken into consideration and obtaining the ratio of F2 generation, obtaining the ratio of F2 generation, नहीं तो ऐसा ही बोल सकते, the ratio of F2 generation will be obtained by considering only one pair of character, ये एक ध्यान में रखना है। अब इसके बाद है कौन सा, डायहाइब्रिड, two pair of character parents plant which is used for first cross। इसके बाद F1 the plant which is obtained from the first cross, F2 which is obtained by the selfing of F1 is called F2 generation। पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड मेथड, it is the method given by R.C. Punnett, and by this method you can easily calculate the probability outcome of F2 generation, which individuals will be obtained in the F2 generation। what is the probability, म्हणजे अनुमान करू सकता, आप अनुमान लगा सकते कि क्या क्या मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, पहले आने के पहले ऐसा मिल सकता है, ये ध्यान में रख सकते, ठीक है। उसको नाम हमने पुनेट स्क्वायर दे दिया। इसके बाद है चेकर बोर्ड मेथड बोलो या पुनेट स्क्वायर मेथड बोलो, ये कंडीशन। होमोलॉगस क्रोमोसोम, अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, ये एक्चुअली ग्रेगर मेंडेल का पार्ट नहीं है, ये है किसका, रिसेंट किस्म का, जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम है, मार्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम, जैसे मेरे हाथ को कंट्रोल करने वाले सरीके ही क्रोमोसोम होंगे, एक हाथ को एक हाथ को एक, क्योंकि मेरा जो मिलाप बना है वो मेरे पेरेंट्स से बना है, माँ से और पिताजी से, एक पिताजी का हाथ एक माताजी का, और दोनों भी हाथ एक साथ रहेंगे तो होमोलॉगस रहेंगे, इनको बोलेंगे मार्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम। पैर का भी वैसा, दो आंखों का वैसा, दो कानों का वैसा, ध्यान दो आगे जाता हूं। अब इसके तरफ ध्यान देना है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बाद इसके बाद आता है फिनोटिपिक रेशियो। कौन सा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड, द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय फिनोटिपिक एक्सप्रेशन और बाय द एक्सटर्नल अपीयरेंस। ऊपर क्या क्या दिख रहे हैं, सिर्फ टॉल कितने, हाइब्रिड कितने, वो लेन देन नहीं। फिनोटिपिक रेशियो इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल अपीयरेंस रेशियो, बिल्कुल सिंपल कंडीशन में भी दे सकते हैं। जीनोटिपिक रेशियो, द रेशियो विच इज टेकन बाय कंसिडरिंग द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटिपिक रेशियो। देन वी टेकन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। Monohybrid cross, the cross in which single pair of character taken into consideration and obtaining the F2 ratio, that cross is called monohybrid cross। Dihybrid cross, the ratio which is obtained by taking the two pair of contrasting character। अब एकदम सिंपल कंडीशन, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद लॉज लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्रॉस ऑब्जर्व करने के बाद जब ग्रेगर जॉन मेंडेल ने कुछ निष्कर्ष निकाले, काही एक्स्ट्रॅक्ट काढले, तर ते कशा प्रकारचे, पहिला लॉ
when two pure plants are crossed together by considering a pair of contrasting character, out of the two pair only one express itself, out of the two pair only one express itself, such type of expression is called law of dominance, is called law of dominance. Then both the factor for particular character are comes together but not mixed together, remains together throughout the life and get separated during the gametogenesis, such type of separation is called segregation. It is the law of purity of gamete because it clearly indicates that gamete contain only one factor and not the allele for particular character. दो जोड़ी कभी नहीं आएंगी, नहीं तो चार हाथ पर आएंगी, ये पक्का ध्यान में रखना। एक पिताजी का एक माता जी का ऐसा अलग अलग हो जाएगा भाई, वहां पे वो मिक्स नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते हैं। और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है, ये आप F1 जनरेशन तक और उसके गैमेट बनाने तक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस को तो सिर्फ F1 जनरेशन कि कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, सिर्फ टॉल नहीं एक्सप्रेस किया। अरे भाई मैं सिर्फ टॉल डॉर्फ ही क्यों लेते बैठ रहा हूं, आप 7 कैरेक्टर में से कोई भी ले लो, रेड ले लो, व्हाइट ले लो, और क्या आ गया फ्लावर का कलर सिर्फ रेड ही आ गया, इसका मतलब सिर्फ एक ही कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, इसके तरफ ध्यान देना है। इसके बाद आपको इसको प्यूरिटी ऑफ गैमेट का लॉ भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीसरा लॉ है, क्योंकि जब उसने डायहाइब्रिड रेशियो देखा तब उसको एक इंटरेस्टेड बात ध्यान में, अब उसने 2 कैरेक्टर कंसिडर किए, ये पक्का ध्यान में रखना है। एक था येलो राउंड, दूसरा था ग्रीन रिंकल्ड, एक था येलो राउंड, दूसरा था ग्रीन रिंकल्ड। इन दोनों को क्रॉस करने के बाद उसको क्या मिलने चाहिए था, येलो राउंड एक पेरेंट का कैरेक्टर और ग्रीन रिंकल्ड दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर। ऐसे झाड़ मिले उसको F2 में, मगर 10 और 6 ऐसे मिले जो थे येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड। ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और यही नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन के वजह से उसने एक लॉ रखा, उसका नाम रखा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मैं इसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान में रखना है। व्हेन two plants are crossed together having two pair of contrasting character, when two plants are crossed together having two pair of contrasting character in F2 generation, each pair is independent with that of other and freely express itself, is called as law of independent assortment. F2 जनरेशन में हर पेयर ये स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कि येलो के साथ राउंड नहीं रहना, नहीं ऐसा नहीं। येलो के साथ रिंकल्ड आ गया था, मैंने वो 6 बताए थे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं कि राउंड ये हमेशा येलो के साथ ही रहेगा, उसके साथ रिंकल्ड भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि रिंकल्ड के साथ ग्रीन नहीं रहना है, उसके साथ राउंड भी जाता है। और यही कॉम्बिनेशन मेंडल को क्लियर बता के चले गया कि एक पेयर जो है वो स्वतंत्र है दूसरे से और अपने को स्वतंत्र तरीके से एक्सप्रेस कर सकती है, इसी का नाम उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रखा। ये पढ़ाई बाद में 1900 के तक चली, क्योंकि 1864 में वर्क किए वाला 1884 में मेंडल गुजर भी गए, तभी किसके ध्यान में नहीं आया, क्योंकि या तो वहां के लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आई, उतने जीनियस लोग थे ही नहीं, या उतने जीनियस साइंटिस्ट उसके जमाने में होंगे भी तो भी उसके तरफ अटेंशन गया नहीं, क्योंकि आज के सरी का मास कम्युनिकेशन तब नहीं था। अब एक और प्रॉब्लम था, कौन सा, वो मरने के बाद 1900 में 3 लोगों ने उसको डिस्कवर किया, ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कोरन्स, वैन तेस्मार्क। इन तीनों ने डिस्कवर करने के बाद उनको ऐसा भी ध्यान में आया कि मेंडल के जो लॉ है वो कभी कभी क्या करते हैं, डेविएशन बताते हैं, वैसे के वैसे 9:3:3:1 ये रेशियो नहीं मिलता है, कभी कभी वो रेशियो बदल जाता है। ये क्यों हो रहा है भाई, ये फिर बाद में पढ़ाई की गई और उसी का नाम क्या रखा, न्यू मेंडेलिज्म। और ये डेविएशन मेंडल की इसमें क्या है, एक पहले ही तो डेविएशन है, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल जीन, सिंगल कैरेक्टर और 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन, ये कंडीशन, ठीक है।
ये कैसे क्या हो सकता है, एक नहीं की करनी चाहिए, ये कंडीशन क्लियर हुआ क्या। ऐसे आपकी इसमें दिए वाला है, वो एक बार अच्छी तरह से पढ़ना कि कौन से पार्ट डेविएशन वाले हैं। इसके बाद है जो न्यू मेंडलिज्म है वो दो भागों में डिवाइड किया है। एक है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, माने तो जीन में, उसी जीन में एक में अलेल में ही एक दूसरे में एक्शन होना, अलेल में ही एक दूसरे में एक्शन होना, वो इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस बोलो या इंटरेक्शन बोलो। और एक इंट्राजेनिक, और दूसरा है इंटरजेनिक, माने तो एक अलेल की पेयर दूसरे अलेल के पेयर को क्या करती है, अफेक्ट करती है, इनहिबिट करती है, या फिर एक अलेल की पेयर दूसरे अलेल के पेयर का एक्सप्रेशन नियंत्रित करती है, कभी कभी प्रॉब्लम में लाती है। ये पक्का ध्यान में रखना। ये दोनों टाइप अगर आपके क्लियर हो गए तो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक चिल्लर हो गया, उसमें ही कंट्रोल करना। अब इसमें ही कंट्रोल करने का नाम दिया इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इसमें कौन कौन आते हैं, एक है कोडॉमिनन्स, रोन कलर बताया था मैंने, अलग लक्षात ते चित्री बाळी गाय ना होत पांढरी ना होत लाल, कारण तिचा बैल असते लाल आणि गाय असते पांढरी, आणि तिचे वासरे येतात ते चित्रे बाळे। माने तो मैंने एक वर्ड में बता दिया, जो रोन कलर वाली जो गाय रहती है वो उसमें क्या रहती है, पूरा सफेद और उसके ऊपर लाल कलर के बड़े बड़े स्पॉट, उसको हमने रोन कलर बोल दिया, ध्यान में रखना। वो हो गया कौन सा, कोडॉमिनेंस, क्योंकि बोथ कैरेक्टर्स आर इक्वली एक्सप्रेस देम से, ध्यान में रखना है। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे वही ले रहा हूं सिर्फ। और इसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट बोथ कैरेक्टर एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली, मेरा ब्लीच जला था, क्योंकि मैं ये प्लांट लाके बताने वाला हूं, जो इसका लेक्चर रहेगा सिर्फ नीट स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये सिर्फ अब एक क्या किया जा रहा है, समरी, उसके इसमें मैं सिर्फ क्या करूंगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लूंगा, और उनके उसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले ही ध्यान दे। क्लियर हुआ। और वो इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव वाले दो तीन बार उसको पढ़े, और मेरे को जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उसका आंसर देना है, क्योंकि वो एक बार दो बार तीन बार देखने के बाद भी कुछ क्वेश्चन उनके क्लियर नहीं होंगे। ठीक है। अब ये बताया मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बताया था कि बोथ कैरेक्टर एक्सप्रेस पार्शियली, इक्वली आणि पार्शियली, म्हणजे दोघे सारख्या प्रमाणात स्वतःला दर्शवतात, आणि एका ह्याच्यात काय, दोघही अर्धे अर्धे दाखवतात। अर्धे अर्धे म्हणजे इनकम्प्लीट, आणि सारख्या प्रमाणात दाखवतात तर कोडॉमिनन्स पाहिजा, आणि एकच दाखवते दुसऱ्याला दाबते म्हणजे डॉमिनन्स, तो मेंडेल मध्ये गेला। क्लियर झालं का। याच्यानंतर आता दुसरा महत्वाचा भाग आपण दुसऱ्या याच्या इकडे वळू, कोणचा माहिती आहे का, इंटरजेनिक इंटरॅक्शन म्हणजे एक सप्लिमेंटरी फॅक्टर आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, पीसीएम वाल्यांनी याच्याकडे जास्ती लक्ष नाही दिलं चालेल, पण हे काय नीट वाली याच्यावर भरपूर जास्ती लक्ष देते, अलग लक्षात, कारण याच्यावर कित्येक वेळा जुना सिलेबस मधला भाग असल्याच्याने याच्यावर प्रश्न असतात, अलग लक्षात। कॉम्प्लिमेंटरी फॅक्टर, कारण कधी रेशिओ येते 9:3:4, कधी रेशिओ येते 9:7, कधी रेशिओ येते 12:3:4, कधी रेशिओ येते 15:1, हे सर्व रेशिओ एकदा मी त्यांना त्याच्यावरचे प्रश्न घेणार। क्लियर झालं का। त्यांनी मी दिलेला एक पुस्तकातला चार्ट व्यवस्थितशीर तपासून पाहायचा। याच्यानंतर लिथल जीन इफेक्ट येते 15:0, पूर्ण रिसेसिव्ह आले की मेल होते, अलग लक्षात। इफ सम जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डेथ ऑफ ऑफस्प्रिंग और इनबॉर्न इंडिव्हिज्युअल, देन इट इज कॉल्ड लिथल जीन। म्हणजे एखादा जीन असा असते की तो जर एकत्र आला की ते जन्माला येणारे लेकरू पिलू मारल्यात जाते, त्याला नाव देतात लिथल जीन इफेक्ट। क्लियर झालं का। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सूटन और पॉहरी ने जब एक्सपेरिमेंट किए तब उनके ध्यान में आया कि क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल मेंडेल के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसी के तरीके की, ये फैक्टर बराबर अलग होना, मिलना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और एग मिलते हैं तो क्रोमोसोम मिलते हुए दिखे, और गैमेटोजेनेसिस के वक्त ये अलग होते हुए दिखे मियोसिस में। ये बात ध्यान में आने के बाद सूटन बोरी ने इस क्रोमोसोम को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उनके ध्यान में आया कि ये क्रोमोसोम ही उस जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करके लेके जाते हैं, क्रोमोसोम ही जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करके लेके जाते हैं। फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ना हमको जरूरी है, अच्छी तरह से मालूम होगा। एक यूनिट जिसको बराबर बीच में एक पिच का आया वाला है, नाम इसका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन रखा था मैंने, जहां पे
एक डिस्क रहती है सामने की तरफ प्लेट के सरीकी, जिसका नाम काइनेटोकोर, जहां से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और क्रोमोसोम के 2 आर्म होते हैं। अगर आर्म इक्वल साइज के हैं तो यू वी शेप आता है काय के दौरान, में एनाफेज के माइग्रेशन के दौरान, और अगर जे शेप आता है तो एक्रोसेंट्रिक है, आई शेप आता है तो टिलोसेंट्रिक है। ये क्रोमोसोम के टाइप हो गए। हाँ, क्रोमोसोम के एक और भी टाइप है, वो हमारे सोमेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है कि हमारे सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अगर सिमिलर है मेल और फीमेल में, जसं मुलींमध्येही डोळे आहेत, मुलींमध्येही हात आहेत, कान आहेत, मुलांमध्ये हात पाय कान सारेच आहेत, आलं का लक्षात? तसेच ते जे गुणधर्म, जे क्रोमोझोम कोणचे आपले सोमॅटिक गुणधर्म जे मुलींमध्ये मुलांमध्ये वेगळे नसतात ते नियंत्रित करतात, त्याचं नाव दिलं काय? ॲटोझोम. काय नाव दिलं? ॲटोझोम. ह्या 22 पेयर असतात. लक्ष द्या इकडे, किती पेयर असतात? 22 पेयर असतात. आणि एक असते कोणची पेयर? सेक्स क्रोमोझोमची, ज्याला ॲलोझोम नाव देतात. काय नाव देतात? ॲलोझोम. एकच पेयर फक्त. म्हणजे एक इमॅजिन करा की मुलीमध्ये फक्त एक एक्स असते, तर केवढा मोठा फरक. एक गर्भाशय येते, मॅमरी ग्लँड येतात, आला का लक्षात? एवढा मोठा फरक. त्यांना मुछ्या येत नाही, आला का लक्षात? अशी कंडिशन. आणि याच्यात वाय येते, यायले मुछ्या येतात, याचा सेक्स ऑर्गन बदलते. म्हणजे एका क्रोमोझोमनं केवढा मोठा फरक पडते. एक पेयर. म्हणून त्या क्रोमोझोमच्या विषयी माहिती घेणं गरजेची आहे. आलं लक्षात? इसी वजह से जरूरी है कि वो क्या कंट्रोल करते, एक पेयर सिर्फ इसको कंट्रोल कर रही। अब ध्यान में रखना है, मैंने उसका नाम एलोझोम रखा था। इनको हेट्रोझोम भी बोलते हैं, सेक्स क्रोमोझोम भी बोलते हैं। अब क्रोमोझोम के स्ट्रक्चर के बाद नंबर क्या है? नंबर हमारे में फिक्स है, 46 टोटल क्रोमोझोम है और 23 पे 46 म्हणजे 23 जोड्या, 23 पेयर्स, पक्का ध्यान में रखेंगे। उसमें की 22 पेयर तो मेल और फीमेल में सिमिलर है, अकेली एक पेयर सिर्फ अलग है। क्लियर हुआ क्या? और इसके नंबर के ऊपर से अगर नॉर्मल नंबर है तो क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, देन इट इज कॉल्ड प्लॉइडी, देन इट इज कॉल्ड प्लॉइडी। If this basic number will be remains as it is does not change. If it is single chromosome set, whole set, 23 set, is called as haploid. म्हणजे एक सेट, त्याचं नाव द्यायचं हॅप्लॉइड. आणि याच्यात फक्त सेटचा सेट पूर्ण असेल, त्याच्यात काहीही बदल नसेल, जेवढाचा तेवढा सेट असेल तर त्याला म्हणायचं यूप्लॉइड. काय म्हणायचं? यूप्लॉइड. इफ इंडिव्हिज्युअल possesses whole set of chromosome and no any deviation, then it is called euploid. If any deviation in number, not in set, deviation in number, not in set, then it is called uneuploid. Deviation in number, कमी जास्त असणे, uneuploid, जेवढेचे तेवढे असणे किंवा त्याच्या प्रमाणात असणे, त्याचं नाव यूप्लॉइड. सेटच्या प्रमाणात पूर्ण संचचा संच एक, म्हणजे एक संच 23चा झाला त्याचं नाव हॅप्लॉइड, 2 संच कितीचे 46चे त्याचं नाव डिप्लॉइड, 3 संच ट्रिप्लॉइड, 4 टेट्रॅप्लॉइड. पण याच्यात संचचा संच आहे, म्हणजे काय? एक सेटचा सेट आहे, पुरा सेट क्रोमोझोमचा, जसाचा तसा रिपीट होत असेल तर त्याला म्हणायचं यूप्लॉइड. पण त्याच्यातला एखादा नंबर कमी जास्त होत असेल तर अनयूप्लॉइड. अनयूप्लॉइडचे डबल 2 टाईप आहेत. एखादा नंबर जास्ती होत असेल तर हायपरप्लॉइड, आणि एखादा नंबर कमी होत असेल तर हायपोप्लॉइड. हायपोप्लॉइड मध्ये एक मोनोझोमी ट्वाइस n, म्हणजे 46 -1, मग याच्यात 45 होईल. नलिओझोमी याच्यात किती होईल? 44 होईल, कारण 2 कमी येतात. आणि हायपरप्लॉइडी मध्ये काय कंडिशन? एक वाढते, शिल्लक एक वाढला, ट्रायोझोमी म्हणजे ट्वाइस n, म्हणजे 46 आणि 1 47. टेट्राझोमी म्हणजे काय रे भाऊ? 46 आणि 2 म्हणजे 48 होते. हे लक्षात ठेवायचं. आता हे कोणीही प्राण्याच्या बाबतीत तुम्हाला विचारू शकतात, कारण ह्या दिल्या चाब्या. आता नीट वाल्याने ह्या चाब्या लय काळजीपूर्वक लक्षात ठेवायचं आहे, समरी लक्षात ठेवायची. क्लिअर झालं का? याच्यानंतर आता क्रोमोझोमचे टाईप सांगितले, ॲटोझोम, ॲलोझोम. ॲलोझोमची एक पेअर सांगितली एक्स आणि वाय. एक्स आणि वाय क्रोमोझोम मध्ये काय प्रकार आहे? एक्स म्हणजे कोणचा? सिमिलर क्रोमोझोम, मेल आणि फिमेल मध्ये. आलं लक्षात? त्याला अजून नाव दिलेलं काय? हेट्रोझोम. काय नाव दिलं होतं? हेट्रोझोम. आणि अजून या एक्स आणि वायच्या डिफरन्स मध्ये आपण पहिलं महत्वाची गोष्ट, पहिला डिफरन्स,
एक्स क्रोमोझोम फाउंड इन मेल एज वेल एज इन फिमेल, वाय क्रोमोझोम ओनली इन मेल. दुसरं वाय क्रोमोझोम इज बेंड, एक्स क्रोमोझोम इज स्ट्रेट. होमोलॉगस रिजन ऑफ वाय क्रोमोझोम possesses more effective gene and more dominant gene. आणि नॉन होमोलॉगस रिजन मध्ये वाय क्रोमोझोमचे जे जीन आहेत ते होलॅन्ड्रिक आहेत. एक्स क्रोमोझोमचे नॉन होमोलॉगस रिजन मध्ये जे जीन आहेत ते जरी सेक्स लिमिटेड असतील तरी अफेक्ट मेललाही करतात, कारण मेल मध्ये एक्स क्रोमोझोम जाते, कारण मेल एक्स वाय न बनलेला आहे आणि फिमेल एक्स एक्स न बनलेली आहे. हे पक्क लक्षात ठेवायचं. याच्यात हेट्रोक्रोमेटिन जास्ती असतात. कशात? एक्स क्रोमोझोम मध्ये. म्हणून हा जेनेटिकली मोर ऍक्टिव्ह आहे. हा लक्षात. म्हणून गर्भाशय, मेमरी ग्लँड एवढं सर्व निर्माण करण्याची एक एक्स्ट्रा आल्याबरोबर क्षमता येऊन जाते. क्लिअर झालं का? युक्रोमेटिन जास्ती आहे कोणात? वाय. हा जेनेटिकली लेस ऍक्टिव्ह आहे. याचं इनहेरिटन्स क्रिस क्रॉस आहे, म्हणजे एका जनरेशन मध्ये तो दाखवते आपलं इनहेरिटन्स आणि दुसऱ्यामध्ये दबते, कारण याच्यावर रिसेसिव्ह जीन असतात. याच्यावर शक्यतो नॉन होमोलॉगस रिजनवर डॉमिनंट जीन असतात. वडिलांचं टकलं त्याच्या मुलाचं टकलं, त्याच्याही मुलाचं टकलं, अशा टाईपचं डायरेक्ट इनहेरिटन्स दाखवते. क्लिअर झालं का? याच्यानंतर पुढचा पार्ट आहे लिंकेज. याच्यानंतर पुढचा पार्ट कोणता आहे? लिंकेज. लिंकेज मध्ये दोन प्रकार आहेत. कारण मी लिंकेज म्हणजे काय सांगितलं की एका क्रोमोझोमवर काय असतात? एका लिनियर फॅशन मध्ये जीन असतात. जसं ए बी सी डी अशा टाईपचे मी जीन काढून दाखवले. जे जीन एकदम जोड आहेत, जसे एन बी ला जोड आहेत, हे कोणीही परिस्थितीत वेगळं होणार नहीं. ये जो पास वाले जीन है किसी भी हालत में अलग नहीं होंगे. क्रॉसिंग ओवर में भी गए तो ये बोलेगा नहीं रे भाई मैं बी के साथ ही रहूंगा, क्योंकि बहुत पास में. क्लोजली सिचुएटेड जीन डज नॉट सेपरेटेड ड्यूरिंग देयर इनहेरिटेंस. That genes are called linked genes. That genes are called linked genes. नशीब मेंडेलच्या याच्यात लिंकेज नव्हतं. त्यांना 7 कॅरेक्टर जे अभ्यासात घेतले होते ते 7 वेगवेगळ्या क्रोमोझोमवर होते. अलग लक्षात. एक होता कोणचा माहित आहे का? तो पर्पल कलर फ्लावरचा. पण ते नशीब त्याचं एवढं जोरदार की ते जरा फार हवे होते एकमेकापासून, त्याच्यामुळे त्याचा कोणताही रेशो अफेक्ट झाला नाही. पक्क लक्षात ठेवायचं. असे क्रोमोझोम त्याचं एकदम जोड असणारे जीन लिंक्ड असतात आणि एकापेक्षा जास्ती दूर, जसं ए बी सी डी ई एफ जी पर्यंत गेलो. आता जी जीन ए पेक्षा जास्ती दूर आहे तर केव्हा इकडचा तिकडे ए पासून जी च सेपरेट होण्याची शक्यता जास्ती, कारण क्रॉसिंग ओव्हर मध्ये तुकडा इकडचा तिकडे चालला जाईल. क्रॉसिंग ओव्हर शिकवलेला आहे, सिनॅप्सिस, एकमेकाचा याचा तुकडा त्याला त्याचा तुकडा याले, लय चांगलं एक्सप्लेन केलेला आहे ते. त्याच्यामुळे त्याच्यावर जास्ती वेळ गमावत नाही. क्लिअर झालं का? मग या लिंकेजचे दोन टाईप आहेत. एकदम जोड जीन असतील ते कम्प्लीट लिंक, नो क्रॉसिंग ओव्हर, कोणीही परिस्थितीत लूजली सिच्युएटेड आहेत. हालत लक्षात. जर असतील जास्तीच लूजली सिच्युएटेड तर समजा ते एखाद्या वेळेस इकडच्या तिकडे होतील, नाहीतर क्लोजली सिच्युएटेड जर असतील तर ते कोणीही परिस्थितीत होत नाही. कम्प्लीट मध्ये शक्यतोवर क्लोजली सिच्युएटेड जीनच असतात आणि इनकम्प्लीट मध्ये लूजली म्हणजे दूर असतात. मे अल्टर ड्युरिंग दी क्रॉसिंग ओव्हर. हे एक लक्षात ठेवायचं. क्लिअर झालं का? आणि ते वेगळ्या याच्यात जाऊ शकतात. दे आर ऑन होमोलॉगस रिजन, कारण जे सारखाच रिजन असते क्रोमोझोमचा खालचा एक्स वायचा, आला का लक्षात? तो सारखा सिमिलर रिजन, त्या रिजनवर हे असतात. त्याच्यामुळे इकडचे तिकडे तिकडचे इकडे जाऊ शकतात. एखाद्या मुलीचा आवाज मुलासारखा येते तर मुलाचा आवाज मुलीसारखा येते. तो जीन लक्षात ठेवायचं. तो इनकम्प्लीट मध्ये येते कारण इकडचा तिकडे चालला. क्लिअर झालं का? त्याच्यानंतर सेक्स लिंकेज हा काय प्रकार आहे? एक्स सोबत असणारे जीन हे काय झाले? सेक्स लिंक्ड. एक्स आणि वाय सोबत सेक्स लिंक्ड. दोन्ही क्रोमोझोम सोबत असलेले सेक्स लिंक्ड. मग होमोलॉगस रिजन असो नॉन होमोलॉगस रिजन असो. पण एक्स आणि वाय मध्ये अजून एक आहे कम्प्लीट लिंकेज. कम्प्लीट लिंकेज कोणचे? नॉन होमोलॉगस रिजन वरचे, म्हणजे त्या बेंट रिजन वरचे वाय वरचे जीन आणि त्या स्ट्रेट रिजन वरचे एक्स वरचे जीन वरचे, ते नॉन होमोलॉगस वरचे कोणचे? कम्प्लीट लिंकेज. आणि होमोलॉगस वरचे कोणचे? इनकम्प्लीट लिंकेज. ते इकडच्या तिकडे जातात. सध्याच मी मुलीच्या आवाजाचं हे कंडिशन सांगितली होती, ते कंडिशन. क्लिअर झाली का? याच्यानंतर हाच एक्सपेरिमेंट मॉर्गननं करून पाहिला. या एक्सपेरिमेंट मध्ये त्यानं सर्वात पहिले ड्रॉसोफिला मेलॅनग्लास्टर म्हणजे फ्रूट फ्लाय या माशीला जवळ घेतलं आणि त्याच्यावर त्याने प्रयोग केले. त्याला एक वैशिष्ट्य दिसलं की मेंडेलचा जो रेशिओ आहे 9:3:3:1 असा त्याला भेटलाच नाही. त्याला भेटला काय? 1.3%च फक्त काय भेटले? वेगळे भेटले. मॅक्झिमम पॅरेंट सारखे भेटले. मॅक्झिमम पॅरेंट सारखे भेटले
ते काय लिंकेज वाले, आणि हे काय याच्यात त्याला काय भेटले, जास्ती नॉन पॅरेंटल भेटले 37%. 2 क्रॉस त्याचे काढून दाखवलेले आहेत. आलं लक्षात. एक कोणचं 1.3% वाला आणि एक कोणता 37% वाला. किती पर्सेंट वाला, 30% वाला, 37% वाला, जो त्याला वेगळं म्हणजे पॅरेंटल पेक्षा वेगळं कॉम्बिनेशन मिळालं आणि त्याच्याहून त्यानं मग निष्कर्ष काढला की काही जीन लिंक्ड असतात. आणि मग त्या इनहेरिटन्सहून जेनेटिकच्या अभ्यासाहून कोणते जीन जवळजवळ आहे. जसं आपल्या कानाच्या सोबत कानातून येणाऱ्या केसाईचा जीन जवळजवळ आहे. कानातले केस त्याला हायपरट्रॉकोसिस म्हणतात. आलं का लक्षात. माणसाईत कानात केस निघतात ते, पण तो वायवरचा आहे हे लक्षात येते, कारण माणसाईतच कानात केस येतात, बाईच्या कानात केस पाहिले का. आलं का लक्षात. ते वैशिष्ट्य म्हणजे ये आपको ध्यान में आता है कि कौन सी इसके ऊपर से जिनका मैपिंग होता है कि उसका पोजीशन कहाँ पे, जैसे तुम्हारे कॉलोनी में तुम्हारा घर कहाँ पे, वो 12वें नंबर की गली या 3रे नंबर की गली और उसके बाद चौथा राइट या 5वां टर्न, वो वैसे नंबर उसका पोजीशन क्लियर होती है. लोकाई ऑफ दी जीन ऑन दी क्रोमोसोम वो क्लियर हो जाता. लोकाई मीन पोजीशन ऑफ जीन ऑन दी क्रोमोसोम, ये ध्यान में रखना. इसको जीन मैपिंग बोलते हैं. ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे काय में, बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट हो गया था. अब इसके ऊपर हम एटोसोमल इनहेरिटेंस के और 2 टाइप पढ़ेंगे. शायद आपको इधर का कम दिखेगा, मगर मैं आपको सही तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं. अभी पूरा ध्यान रखना है. मैं आपको एटोसोमल इनहेरिटेंस पढ़ा रहा हूं. डोमिनेंट इनहेरिटेंस के वजह से विडोज पीक आती है. माने तो ये जो हमारा यहाँ का बाल का कंटिन्यू शेप है, वो कंटिन्यू आने के बजाय वी के सही का आता है. ये डोमिनेंट ट्रेट है. कौन सा ट्रेट है, डोमिनेंट. मगर ये एटोसोमल है. क्या है, एटोसोमल इनहेरिटेंस है. मैंने हाथ पैरों का, ये लड़कियों में भी आता है, लड़कों में भी आता है. ऐसा सामने भी आता है या प्लेन भी आता है. प्लेन आया तो नॉन विडोज कंडिशन, और ऐसा सामने आए वाला आहे थोडासा, म्हणजे असा भांग पडत असेल समोर आलं असेल थोडंसं व्ही सारखं, तर ते विडोज पीक आहे. आलं लक्षात. पण हा डॉमिनंट रेट आहे, म्हणून मॅक्झिमम याच्यात सहज दिसून जाते. कमी याच्यात म्हणजे जो असते तो रिसेसिव्ह असते, तो कमी ठिकाणी दिसते. त्याच्यानंतर याच्यातच आता पहा, ॲटोझोमल मध्ये डॉमिनंट मध्ये विडोज पीक आहे आणि हंटिंग्टन डिसीज आहे. यानं म्हणजे मेमरी ब्रेनची डेव्हलपमेंट कमजोर होते. लक्षात ठेवलं. नंतर हळूहळू माणसाला जे आठवण्याची क्षमता असते ते ऍक्च्युली मधातल्या वयातच कमी होणं चालू होते. आलं लक्षात. नॉर्मली आठवण्याची क्षमता हळूहळू आपलं वय वाढत जाते तशी कमी होते. म्हणजे आमच्यासारख्या बुढेत समजा, तर मुलं बुडा धरता की नाही तो तुमचा भाग, आमच्यासारख्या बुढेत आठवण्याची क्षमता कमी होते. त्याच्यानुसार क्लिअर झालं का. त्याचं नाव सांगितलं नॉन होमोलॉगस रिजनवरचं. क्लिअर झालं का. विडोज पीक, हंटिंग्टन डिसीज, नंतर रिसेसिव्ह मध्ये फिनिल कीटोन युरिया. आलं लक्षात. सिस्टिक फायब्रोसिस. आलं लक्षात. सिकल सेल ॲनामिया. याच्यात सिस्टिक फायब्रोसिस, फिनल कीटोन युरिया याचे कॅरेक्टर सांगितले होते. एकदा माझा जुना व्हिडिओ पाहून घ्यायचा. क्लिअर झालं का. याच्यानंतर अजून एक प्रकार याच्यात सेक्स डिटर्मिनेशन हा एक प्रकार आला. तर सेक्स लिंकेज इनहेरिटन्स मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं रिसेसिव्हचा कोणत्या पैकी सिस्टिक फायब्रोसिस चार्टच तयार करून दिलेला आहे. इथं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स आहे. वायचं तर डायरेक्ट आहे क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. कलर ब्लाइंडनेस खूप चांगलं समजावून सांगितलेलं आहे. ते कशाचं, यक्सचं आहे. पक्क लक्षात ठेवायचं. एका जनरेशन मध्ये दबते दुसऱ्यामध्ये डबल निघते. म्हणजे आबाचा कॅरेक्टर डायरेक्ट नातवात एक्सप्रेस होते. ते लक्षात ठेवाय. मधातल्या पिढीत गायब होते. ते दिलेलं आहे क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. ते सेक्स इनहेरिटन्स लक्षात ठेवायचं. याच्यानंतर सेक्स डिटर्मिनेशन. हे तर एकदम सोपी आहे रे बाबा. आलं लक्षात. जसं ह्युमन फिमेल होमोगॅमेटिक आहे. दोन्ही प्रकारचे क्रोमोझोम सेम असल्याच्यानं एकाच प्रकारचे गॅमेट, क्रोमोझोम दोन्ही प्रकारचे सेम असल्याच्यानं गॅमेट एकाच प्रकारचे होतात. आलं लक्षात. आणि मेल 2 प्रकारचे गॅमेट तयार करते, एक एक्स आणि एक वाय. ते पक्क लक्षात ठेवायचं. त्याला हेट्रोगॅमेटिक म्हणायचं. याच्यात ह्युमन बिंग येते. आलं लक्षात. आणि होमोगॅमेटिक फिमेल आणि हेट्रोगॅमेटिक मेल टाईप हे मॅन मध्ये असलं तर होमोगॅमेटिक मेल आणि हेट्रोगॅमेटिक फिमेल. आलं लक्षात. हे पाहिजे होमोगॅमेटिक मेल. मी इथं मेलचे सांग हे कशात येते माहित आहे का.
हे बर्ड मध्ये येते, बटरफ्लाय मध्ये येते, पक्क लक्षात ठेवायचं. म्हणजे काय करतात, यातला मेल नाही डिसाइड, मेलचं स्पर्म नाही डिसाइड करत की कोणचा इंडिव्हिज्युअल बनी, याच्या फिमेलचं एक डिसाइड करते ऍक्च्युली की कोणचा इंडिव्हिज्युअल बनी. ते पक्क लक्षात ठेवायचं. झेड झेड काय असते त्याच्यात मेल आणि ZW फिमेल. आपल्या याच्यात XX काय फिमेल आणि XY मेल. अशा प्रकारचं. क्लिअर झालं का? याच्यानंतर जेनेटिक डिसऑर्डर हा एक महत्वाचा आणि शेवटचा टॉपिक आपला आलेला आहे. जेनेटिक डिसऑर्डर मध्ये येते मेंडेलियन डिसऑर्डर, म्हणजे एकाच जिन्न होणार. याच्यात मेंडेलियन मध्ये कोणचा येते, अॅनामिया येते, कलर ब्लाइंडनेस येते, आला, कारण ते फक्त एक जीन कंट्रोल करून राहिला. आणि दुसरं येते कोणचं, क्रोमोझोमल डिसऑर्डर. क्रोमोझोमल डिसऑर्डर मध्ये एखादा क्रोमोझोमच कमी जास्त येणे. त्याच्यात सर्वात पहिले जास्ती येण्याच्या याच्यात डाऊन सिंड्रोम, ते दिमाखानं कमजोर लेकरू जन्माला येते तो प्रकार, आलं लक्षात. त्याला ट्रायोझोमी म्हटलं. किनफेल्टर XXY छक्का येते तो, आलं लक्षात. त्याला काय म्हटलेलं आहे, ही बी ट्रायोझोमीच आहे, पण हा 21 चा ट्रायोझोमी आहे, हा 23 चा ट्रायोझोमी आहे, आलं लक्षात. आणि एक आपण मोनोझोमी सांगितलं होतं, टर्नरवाला 10, याच्यात कमी येतो क्रोमोझोम. काय येते याच्यात कमी येते, हा पक्क लक्षात ठेवायचा. असा जवळपास तुमचा पूर्ण चॅप्टर मी रिवाइज केला. त्याच्यानंतर फक्त ऑब्जेक्टिव्ह घेईन पुढच्या पिरियडमध्ये. ठीक आहे.